Hello students, this is your science video lecture. Today we will proceed from the page number 24 to 27. So we were discussing chapter number 2. So in this chapter I have discussed or I have explained you the concepts from the beginning till page number 23. So today I will start with the page number 24, and this is the startup science book, Viva Publications. So I am again repeating, this is Viva Publication book, startup science, 7th class. Okay, so on page 24 you will focus, you will see that there is an activity. So in this activity you will have to locate the position of taste bud on the tongue. So as I have described earlier that the taste bud are present on different locations on your tongue. Okay, on the tip of your tongue there is a sweet bud, and just below the tip there is a salt bud, and on the bottom of the tongue where it is attached to the buccal cavity, जहाँ ये मुंह से अटैच होती है टंग, वहाँ पे बिटरनेस की आपको टेस्ट बर्ड होती हैं, और आपकी जो टंग के दोनों साइड्स हैं, दोनों साइड, बोथ साइड जो होते हैं, वहाँ पे सोरनेस, खट्टेपन की, आपने देखा होगा कुछ भी आप पिकल वगैरह खाते हैं या नींबू खाते हैं तो नींबू आपके दोनों साइडों में जाके बहुत ज़्यादा आपको फील होता है कि अरे बड़ा खटास है इसकी, है ना, बहुत सोरनेस है। तो इसका पता लगाना है, तो इसके लिए इन्होंने क्या करा, प्रिपेयर सोल्यूशन ऑफ शुगर है ना, कॉमन सॉल्ट, लेमन जूस, इसका मतलब शुगर बना, मतलब इसका जो था वो सॉल्यूशंस बना लिए। जैसे आपने क्या ले लिया, स्वीट के लिए शुगर ले ली, शुगर का सॉल्यूशन, सॉल्ट का सॉल्यूशन, लेमन जूस सोरनेस के लिए, है ना, और बिटर होने के लिए आपने करेले का जूस ले लिया, बिटर गॉड जो होता है उससे ले लिया। अब आपने क्या करना है, किसी की आँखों को, मतलब जो ब्लाइंड फोल्ड उसको पहनाना है, उसको आंखें बंद कर देनी है, और ड्रॉपर से जो मैंने आपको बताया ना, ये जो 4 प्लेसेस हैं दोनों साइड्स में खट्टेपन का एहसास होगा, तो यहाँ पे आप सिट्रिक एसिड लेंगे, जो यानी कि लेमन जूस आपने जो लिया है उसकी ड्रॉपर में लेके उस साइड में गिराएंगे, और आप देखेंगे कि आपको एकदम खट्टेपन का एहसास होगा, है ना। इसके अलावा आप क्या करेंगे, इन्हीं ड्रॉप्स को जहाँ पे बिटरनेस के लिए, यानी कि जो पीछे टंग के बिल्कुल बैक साइड में, टंग के मिडिल में और टंग के टिप पे भी अलग अलग ड्रॉप्स को गिराएंगे। और आपको महसूस देखिए ये होगा कि सिर्फ जब साइड्स में ये खट्टेपन की जो आपका नींबू का रस जो है वो जब बिल्कुल साइड में गिरता है, साइड में आप उसे छोड़ते हैं, तो वहाँ पे आपको खट्टापन लगता है, और ज़ुबान के और हिस्सों में हम छोटी सी अगर ड्रॉप डालें तो वहाँ पे वो टेस्ट हमको नहीं फील होता है। क्यों नहीं होता है? हाँ, ये ज़रूर है कि वो आपकी टंग पे रोल करता हुआ वाटर जो है फ्लो करता हुआ अगर आपको लेटरल साइड में आ जाएगा तब आपको खट्टापन लगेगा। अगर वो लेटरल साइड में नहीं आया, यानी कि आपको बहुत छोटा अमाउंट डालना है, तब क्या होगा, तब वो आपको खटास नहीं लगेगी। तो ऐसे ही आप हर जो आपने जूस लिया है, आपने मीठा वाला सोल्यूशन लिया है, सॉल्ट सोल्यूशन लिया है, लेमन जूस लिया है, करेले का जूस लिया है, इन सबको आप वो सारी टेस्ट बड पर डाल के देखेंगे, और आप ये पाएंगे कि जैसे सोरनेस के लिए थी तो जो खट्टेपन आपको पता चला वो सिर्फ साइड में पता चला, और जगह पे डाल के टंग में नहीं पता चलता है। ठीक है, ऐसे ही आपको पता चला होगा स्वीटनेस जो है वो आपको जब टिप पे आपने डाला होगा स्वीट, तभी आपको पता चला होगा, और जगहों पे छोटी छोटी ड्रॉप डालने से पता नहीं चलता है। ऐसे ही आपने देखा होगा सॉल्ट का जो टेस्ट है वो कब पता चला, जब टंग की मिडिल में आपने डाला, नमक के सॉल्यूशन को टंग की मिडिल में डाला। और जो आपको बिटरनेस का कब पता चला, करेले का जूस जब आपने पीछे की तरफ, जहाँ पे टंग का बैक होता है, जहाँ से ये जोड़ी होती है बकल कैविटी से, वहाँ डाला, तब पता चला। तो इससे आपको कंफर्म हो जाता है कि इनकी जो लोकेशंस होती हैं टेस्ट बड की, वो साइड में, टिप पर, पीछे बैक में और मिडिल में होती है। ठीक है, वो अलग अलग के लिए मैंने पिछली जो हमने क्लास डिस्कस किया था क्लास में,
तो उसमें उसका डायग्राम भी हमने आपके स्टार्टअप साइंस पे पेज नंबर 23 पे उसका डायग्राम है, उससे देख के आप वो डायग्राम से ही याद रखिए बस कि कौन सी टेस्ट वर्ड कहाँ होती है, और ये आपको याद रखना चाहिए क्योंकि आप एक साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपको ये याद होना चाहिए। अगली जो एक्टिविटी है 2.5 टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ सलाइवा ऑन फूड। इसमें क्या करना है बेटा, इसमें इन्होंने क्या करा, 2 टेस्ट ट्यूब ले ली, टेस्ट ट्यूब ए और बी। एक में क्या करा, बॉइल्ड राइस को रखा, दूसरे में क्या करा, च्वेड राइस, मतलब आप उस राइस को थोड़ा चबा लीजिए और फिर मुंह से निकाल के इसमें डाल दीजिए, है ना, चबे हुए जो मुंह से आप चबा रहे थे राइस को उनको लेके फिर इसमें डाल देना है। अब क्या करना है, राइस में देखिए होता है क्या है, राइस में स्टार्च होता है, सबसे ज़्यादा जो क्वांटिटी में कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है ये इसमें स्टार्च के फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट रहता है। और जब आपने इसको डिफरेंट टेस्ट ट्यूब में, एक में क्या करता बॉइल्ड राइस मतलब जो घर में चावल बने उनको सीधा डाला था, एक में जो था वो खा लिया था, उसको काफ़ी देर चबाया और चबाने के बाद उसे निकाला और उसे टेस्ट ट्यूब में डाल दिया। जब आपके मुंह में मैंने बताया था कि जो स्टार्च होता है उसका डिग्रेडेशन होना शुरू हो जाता है। जब आप कोई भी स्टार्च की आलू खाते हैं, चावल खाते हैं, राइस खाते हैं, तो मुंह में जो डाइजेशन शुरू होता है उसमें स्टार्च अपनी सिंपलर फॉर्म में टूट जाता है। किसकी प्रेजेंस में, सलाइवा में प्रेजेंस, एमाइलेज एंजाइम की प्रेजेंस की वजह से ऐसा होता है ना, ठीक है, या इसे सेलेवरी एमाइलेज बोलते हैं, उसकी वजह से ऐसा होता है। तो जब हमने लिया उसको अलग अलग टेस्ट ट्यूब में कर लिया। अब आपको मालूम है कि स्टार्च के टेस्ट को टेस्ट करने के लिए हम आयोडीन टेस्ट का हेल्प लेते हैं। तो आयोडीन टेस्ट में आपको मालूम है जैसे ही आप आयोडीन की कुछ ड्रॉप डालेंगे चावल के उसमें सोल्यूशन में, है ना, तो क्या होगा कि वो ब्लूइश या ब्लू ब्लैक हो जाएगा कलर में। यू विल फाइंड अ ब्लू ब्लैक कलर डेवलप्स इन टेस्ट ट्यूब ए। और जो टेस्ट ट्यूब बी था उसमें कलर डेवलप नहीं हुआ। अब आप सोचेंगे टेस्ट ट्यूब बी जिसमें कि चबाया हुआ चावल था वो उसमें ऐसा क्यों नहीं हुआ, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि उस जो आप चबा रहे थे राइस को उसमें जो भी स्टार्च था वो ऑलरेडी कन्वर्ट हो चुका है अपने सिंपलर फॉर्म्स में, ठीक है, जिसकी वजह से स्टार्च वहाँ पे टेस्ट पॉजिटिव नहीं दे रहा है क्योंकि स्टार्च वहाँ पे डाइजेस्ट हो चुका है। स्टार्च था ज़रूर, चावल जो है वो उसमें स्टार्च ही था, पर उसे मुंह में चबाने के बाद सलाइवा से जो सेलेवरी एमाइलेज इसमें आके मिला तो उसने इसको डाइजेस्ट कर दिया, ठीक है, गॉट इट। अब हम आ जाएंगे अगले पॉइंट पे। जब डाइजेशन अब बक्कल कैविटी का हमने थोड़ा सा डिस्कस कर लिया, तो हम आ जाएंगे ओसियोफेगस। ओसियोफेगस मतलब जो मुंह के बाद जो गले से होके आपका एक खाने का पाइप गुजरता है, जैसे फूड पाइप बोलते हैं, इसके बारे में है, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहे हैं, माउथ टू स्टोमक, मुंह से जो स्टोमक के बीच में एक पैसेज होता है, थ्रो ऑफ पैसेज ऑफ पाइप, इसको हम फूड पाइप या साइंटिफिक लैंग्वेज में, बायोलॉजी की लैंग्वेज में इसको हम क्या बोलते हैं, ओसियोफेगस, ठीक है। और इसमें डायग्राम भी देखिए दे रखा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि स्टोमक के लिए जा रहा है ये पाइप, है ना, और ये आपके नेक से होकर गुजरेगा, अलॉन्ग द नेक एंड द चेस्ट, नेक से भी गुजरेगा और चेस्ट का भी काफ़ी से थोड़े जो आपका थोरेसिक रीजन है, चेस्ट का रीजन ऐसे पास करेगा और देन वो स्टोमक से जाके मिलेगा। नो डाइजेशन टेक्स प्लेस हेयर। देखिए मुंह में डाइजेशन होता है, बक्कल कैविटी में डाइजेशन होता है, स्टोमक में डाइजेशन होता है, पर इन दोनों के बीच का जो पैसेज है, जो ट्यूब है, इसमें डाइजेशन नहीं होता है, क्लियर। तो इसमें अब ये है कि, और देखिए इसमें इन्होंने फिगर 2.8 में इन्होंने फूड के मूवमेंट को ही दिखाया है कि फूड देखिए कैसे बक्कल कैविटी में आया, उसके बाद फिर ये फूड पाइप में धीरे धीरे ये आगे की तरफ बढ़ेगा क्योंकि ये स्लिपरी हो चुका होगा और ये नीचे आके गिर जाएगा स्टोमक में, ठीक है। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे अपने टेक्स्ट पे। At times the food is not accepted by the stomach, this result in vomiting। यानी कि ये कह रहे हैं कि कुछ कंडीशन में, कुछ जगहों पे आपको पेट बीमारी लग जाती है, आपको इन्फेक्शंस हो जाते हैं, तो उसमें क्या होता है, आपका स्टोमक जो होता है वो फूड को एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता है। देखा नहीं आपने कि कई बीमारी में, कॉलरा में, डायरिया में क्या होता है, आप जब भी कुछ खाते हैं वो वॉमिट कर देते हैं, तो आपका स्टोमक उसे एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा होता है, जिसकी वजह से आपको लगातार वॉमिटिंग हो रही होती है। और फिर उसमें क्या तरीका रह जाता है आपकी बॉडी को फूड देने का, कि आपकी बॉडी में इंट्रावेनस हम ग्लूकोज दें और जो भी मेडिसिन हैं वो उसके थ्रू दी जाए, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं स्टोमक पे। स्टोमक जो है वो नेक्स्ट पार्ट है,
फूड पाइप कहाँ खुलता है, स्टोमक में ही खुलता है। और ये एक थैले जैसा एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। स्टोमक इज अ थिक वॉल्ड फ्लैटेंड बैग प्रेजेंट इन द अपर एब्डोमेन। तो ये थोरेक्स मतलब आपके चेस्ट से जस्ट नीचे और एब्डोमेन में ऊपर की तरफ क्या होता है, एक बैग फ्लैटेंड बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। और दिस इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। इसका मतलब ये हुआ सबसे चौड़ा हिस्सा है, सबसे चौड़ा व सबसे लार्ज हिस्सा है, ठीक है। फिर क्या है, द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टोमक सीक्रेट्स म्यूकस। अब हमारे जो स्टोमक की इनर लाइनिंग है इससे म्यूकस निकलता है, और ये म्यूकस कहाँ इकट्ठा हो जाता है, वो स्टोमक की वॉल्स पे इकट्ठा हो जाता है। ये क्या करता है, ये इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है। तो म्यूकस का सिक्रेशन होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिक्रेशन होता है, और कुछ डाइजेस्टिव जूस भी निकलते हैं जिसमें पेप्सिन शामिल है। तो ये क्या करते हैं, अब वन बाय वन इसको डिस्कस किया है कि जो म्यूकस निकलता है तो ये क्या करता है। जो म्यूकस निकलता है आपकी इनर लाइनिंग जो स्टोमक की है उससे, तो ये क्या करता है, प्रोटेक्ट्स द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टोमक की जो इनर लाइनिंग है इसको प्रोटेक्ट करता है। एसिड HCl क्या करता है, ये किल करता है बैक्टीरिया को, ठीक है, और फूड के मीडियम को एसिडिक बनाता है ताकि इसका डाइजेशन हो पाए। क्योंकि HCl एक एसिड है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, और इसी की वजह से आपने देखा होगा इसकी जब किसी वजह से इसका बैलेंस बिगड़ जाता है पेट में तो आपको एसिडिटी होने लगती है, हाइपर एसिडिटी हो जाती है। डाइजेस्टिव जूस जो होते हैं वो प्रोटीन का डाइजेशन करते हैं, मैंने बताया पेप्सिन एक निकलता है, पेप्सिन जो है वो प्रोटीन का डाइजेशन करता है। द पार्शियल डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द स्टोमक गोज इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो अब जो है फूड का डाइजेशन मैंने बताया था कि पार्शियल माउथ में भी हो चुका है, एसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं होना है, स्टोमक में खाना आ गया, स्टोमक में थोड़ा जितनी चीज़ों का डाइजेशन होना है वो हो जाएगा, प्रोटीन स्पेशली डाइजेस्ट होती है हो जाएंगी, और फिर ये भेज दिया जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन अच्छा खासा एक क्वाइल्ड पार्ट है और लंबा पार्ट है काफ़ी, है ना। और ये तो इसका जो ये होता है स्मॉल, मतलब ये थोड़ी पतली होती है, और जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है वो थोड़ी बड़ी होती है, ठीक है। तो हम स्मॉल इंटेस्टाइन पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन इज हाईली क्वाइल्ड, बहुत ज़्यादा क्वाइल होती है, और ये आपकी लोअर एब्डोमेन में रहती है, और इसमें ये कितना होती है 7.5 मीटर्स। आप सोचिए 7.5 मीटर काफ़ी दूरी हो गई अगर आप इसे मतलब किसी डिस्टेंस को नापेंगे 7.5 मीटर की, तो इतनी लंबी दूरी की एक ट्यूब है आपकी बॉडी में जो क्वाइल्ड फॉर्म में आपके पेट में पड़ी हुई है, ठीक है। डाइजेशन ऑफ ऑल टाइप ऑफ फूड इज कैरीड आउट। इसमें क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में सभी तरह का डाइजेशन कंप्लीट हो चुका है, और फिर एब्जॉर्प्शन शुरू हो जाता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड ऑल्सो टेक्स प्लेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। जब डाइजेशन देखिए प्रोटीन का डाइजेशन और थोड़ा डाइजेशन जो है वो पेट में हो गया, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया। स्मॉल इंटेस्टाइन में आपने तीन ही चीज न्यूट्रिएंट खाए होते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, तो इन सभी का डाइजेशन यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन में आके कंप्लीट हो जाता है, और फिर कंप्लीट होने के बाद उससे जो सिंपलर फॉर्म में चेंज होता है फूड, उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, ठीक है। कौन एब्जॉर्ब करता है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसके अंदर माइक्रोविलाई होते हैं जो खाने को एब्जॉर्ब करते हैं और ब्लड को दे देते हैं, ठीक है। डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन इज कैरीड आउट विद द हेल्प ऑफ सिक्रीशन फ्रॉम द लिवर इन पेनक्रियाज। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन होता है वो सिर्फ ऐसा नहीं होता है कि उसमें कहाँ से होता है, उसमें बहुत सारी ट्यूब्स आके खुलती हैं, बहुत सारी जो आपकी क्या बोलना चाहिए, ग्लैंड्स जो होती हैं जो आके यहाँ पे खुलती हैं, ग्लैंड्स की ट्यूब आके यहाँ खुलती हैं, और वो अपने सिक्रीशंस को लेके आती हैं, और वो खाने के डाइजेशन में हेल्प करता है। जैसे सिक्रीशन फ्रॉम द लिवर एंड पेनक्रियाज। लिवर में देखिए बाइल जूस बनता है, और गॉल ब्लैडर जो होता है लिवर के पास ही, उसमें ये मतलब इकट्ठा होता है। तो आपने देखा होगा कुछ लोग का गॉल ब्लैडर निकाल दिया जाता है तो उनको फैट के डाइजेशन में मुश्किल आ जाती है ना। तो इसमें क्या है, डाइजेशन जूस सिक्रेटेड बाय द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन से भी कुछ डाइजेस्टिव जूस निकलते हैं, और लिवर से कुछ सिक्रीशन यहाँ पहुँचता है, पेनक्रियाज से कुछ सिक्रीशन यहाँ पहुँचता है, और इससे डाइजेशन होता है। और यहाँ पे लिखा भी है कि बाइल जूस का फॉर्मेशन जो होता है लिवर में होता है, और ये स्टोर गॉल ब्लैडर में होता है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पे। इससे देखिए जो हम आपको बात अभी बताई है इसको यहाँ से समझा भी देते हैं। इस फिगर पे आप फोकस कीजिए, देखिए इसमें जो है लोकेशन ऑफ एसोसिएटेड ग्लैंड्स हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ी होती हैं,
जैसे लिवर है, लिवर से देखिए जो भी खाना होता है, जो भी सिक्रीशन होता है बाइल जूस का, बाइल जूस देखिए फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है, सबसे पहले ये समझ लीजिए, और लिवर्स में ये बनता है। और ये फिर देखिए गॉल ब्लैडर एक ब्लैक कलर का दिख रहा है, यहाँ पे आके ये इकट्ठा हो जाता है, एक्यूमुलेट हो जाता है। अब जब हमारे खाने में इस फैट का डाइजेशन होगा तो गॉल ब्लैडर से जाएगा, ठीक है। स्टोमक से देखिए, फिर देखिए स्टोमक से बिल्कुल लगा हुआ है लिवर, लिवर से लगा हुआ है गॉल ब्लैडर, और इसमें नीचे की तरफ ही छोटा सा पेनक्रियाज, लीफ लाइक स्ट्रक्चर पेनक्रियाज है। पेनक्रियाज के भी सिक्रीशंस जो होंगे वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके खुलेंगे, ठीक है। हम आ जाते हैं पेनक्रियाज पे। देखिए पेनक्रियाज जो होता है, मैंने आपको दिखा दिया कि लिवर के जस्ट नीचे होता है। द ग्लैंड इज क्रीम कलर्ड बिलो द स्टोमक, स्टोमक के देखिए नीचे भी है, इसमें दिख ही रहा है क्रीम कलर है। और द पेनक्रियाटिक जूस एक्ट ऑन प्रोटीन, स्टार्च, फैट, यानी कि तीनों जो आप मेजर वो खाते हैं न्यूट्रिएंट, उन तीनों पे जो आपका पेनक्रियाज में जो भी जूस बनता है वो इस पे एक्ट करता है। प्रोटीन को भी तोड़ता है, स्टार्च को तोड़ता है, कार्बोहाइड्रेट और फैट को तोड़ता है, ठीक है। अब इसमें क्या है, एज ए रिजल्ट ऑफ डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन क्या होता है, सभी चीज़ों का मैंने बता दिया था। कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं अपनी सिंपलर फॉर्म में ग्लूकोज में आ जाते हैं कन्वर्ट होके, फैट फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में टूट जाते हैं, क्योंकि ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के ही बने होते हैं। प्रोटीन जो है वो अमीनो एसिड्स में टूट जाती है। एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, अब जब ये सब चीज़ें अपनी सिंपलर फॉर्म में आ गई, यानी कि डाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट हो गया, अब इसको क्या करना है, अब इसको एब्जॉर्प्शन होना है। Absorption in small intestine. The inner wall of the small intestine has number of finger-like outgrowth called villi. यही मैंने आपको बताया था कि villi होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के लास्ट के पार्ट में, और फिंगर लाइक होते हैं जिससे सरफेस एरिया बहुत सारा बढ़ जाता है, फोल्डेड फिंगर लाइक होते हैं। तो इसकी जो पूरी इनर लाइनिंग होती है उसमें बहुत छोटे छोटे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिससे सरफेस एरिया बहुत बढ़ जाता है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन का, और एब्जॉर्प्शन में ये हेल्प करता है। द विलाई इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड। अब क्या इसमें कह रहे हैं, द फूड सब्सटेंसेज आर अब्जॉर्ब्ड बाय द विलाई आर देन ट्रांसपोर्टेड थ्रू द ब्लड वेसल्स टू डिफरेंट ऑर्गन्स, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एसिमिलेशन। तो अब जब एब्जॉर्ब फूड हो गया और फिर ये डिफरेंट ऑर्गन्स को भेजा गया, वहाँ पे ये स्टोर हो गया जितना जिसको चाहिए था, ये एक प्रोसेस कहलाता है एसिमिलेशन। अब क्या होगा, द फूड दैट रिमेन्स अनडाइजेस्टेड अनएब्जॉर्ब, इसको लार्ज इंटेस्टाइन में रेक्टम में इकट्ठा होता है और एनस से बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। अब हम लार्ज इंटेस्टाइन को थोड़ा सा देख लेते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है, ये होती है द लार्ज इंटेस्टाइन इज शॉर्टर इन लेंथ, है ना, वो कितनी थी 7.5, ये कितनी है 1.5 मीटर। कौन लंबा हुआ, कौन ज़्यादा लेंथ किसकी ज़्यादा हुई, स्मॉल इंटेस्टाइन की। तो 7.5 प्लस 1.5 मतलब ये होगा लगभग 9 मीटर लॉन्ग होती है स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। नो डाइजेशन अकर्स हियर, यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन में कोई डाइजेशन अब नहीं होता है, सिर्फ एब्जॉर्प्शन होगा किस चीज़ का, पानी का। क्योंकि अब जो भी फूड डाइजेस्टेड है, वही अनडाइजेस्टेड जो इसमें आया है उसमें वाटर का अमाउंट बहुत होगा। इस तरह से अगर वाटर निकल जाएगा तो आपकी बॉडी में वाटर की कमी हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, जिससे फूड जो है वो सेमी सॉलिड फॉर्म में आ जाता है और फीसिस फॉर्म में आपकी बॉडी से निकाल दिया जाता है। अब ठीक है, हम आ जाते हैं रेक्टम पे। सो रेक्टम में क्या होता है, अनडाइजेस्टेड वेस्ट जो होता है फ्रॉम द लार्ज इंटेस्टाइन पासेस इनटू द रेक्टम एंड इज स्टोर्ड हियर, रेक्टम में स्टोर होता है। एनस से फीकल मैटर इज पास्ड आउट थ्रू एन ओपनिंग कॉल्ड एनस, एनस से फिर ये निकाल दिया जाता है और इसको ही ईजेशन बोलते हैं, निकाल देना, ठीक है। यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन है, मैं थोड़ी सी आपको बता दूँ। देखिए आ स्मॉल स्ट्रक्चर प्रेजेंट, ये बॉक्स में अपेंडिक्स पे जाते हैं, इसमें कह रहे हैं कि आ स्मॉल स्ट्रक्चर प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ द स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन जहाँ पे जुड़ रही होती है वहाँ पे एक जंक्शन होता है, जहाँ पे क्या होती है, एक आउटग्रोथ होती है, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, इस स्मॉल स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, अपेंडिक्स बोलते हैं। और आपने सुना होगा कि अपेंडिक्स में दर्द हुआ है, अपेंडिक्स मतलब अपेंडिसाइटिस हो गया उनको। तो अपेंडिसाइटिस जो होता है वही होता है कि ये डाइजेशन में कोई
रोल प्ले नहीं करता है, और जंक्शन स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के जंक्शन पे होता है। और ये जो होता है एक रूडिमेंट्री है, ये एवोल्यूशन में हमारी बॉडी में रह गया है। और कभी कभी अगर इस अपेंडिक्स में कोई इन्फेक्शन हो जाए और ये फूल जाए तो उसे कहते हैं अपेंडिसाइटिस, इसमें बीमारी हो जाती है और सर्जिकल इसको निकालना पड़ता है हमको, ठीक है। तो ये हमारा इस तरह से आपका डाइजेशन का ये पार्ट पूरा हो गया। आई होप आपको समझ आया होगा। इसके एक्सप्लेनेशन को पहले आप देखिए, समझ लीजिए, अपनी किताब में, बुक में इस क्वेश्चंस को हाईलाइट कर लीजिए। हम बहुत जल्द आपको आज या कल में ही आपके जो क्वेश्चंस के आंसर्स हैं वो भेजेंगे, ताकि आपका सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो जाए। टिल देन, गुड बाय।